हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। नाउ साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स समिट के जस्ट बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्रीस की विजिट पर गए और ये उनकी पहली ग्रीस की विजिट थी। पिछले 40 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला ग्रीस दौरा है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी 1983 में ग्रीस गई थी। ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज जेरापेट्राइटिस ने उनका स्वागत किया। फिर वे ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर किरियाकोस मित्सोताकिस से मिले। देन बाद में ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना साकेलारोपोलो से मिले। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अचानक 40 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि भारत के प्रधानमंत्री ग्रीस चले गए। क्या भारत के ग्रीस से अच्छे संबंध हैं? और अगर है तो प्रधानमंत्री की इस विजिट का इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, भारत के लिए क्या मायने हैं, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले आप इसकी लोकेशन देखिए। ये रहा प्यारा भारत और ये रहा ग्रीस। जैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ग्रीस पहुंचे, वहां की राष्ट्रपति ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया। इस ऑनर को ग्रीस गवर्नमेंट ग्रीस के सिटीजन्स को देती है जिन्होंने अपनी मातृभूमि की सेवा की, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हो, कोई एमिनेंट पर्सनालिटी हो, किसी ने आर्ट में अच्छा परफॉर्मेंस किया, या कोई साइंटिस्ट हो, या फिर ट्रेड, शिपिंग एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। इसी के साथ ये अवार्ड फॉरेनर्स को भी दिया जाता है। फ्रेंड्स, जब किसी को इस तरह के अवार्ड्स दिए जाते हैं तो ये दिखाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारी कितनी रिस्पेक्ट कर रहा है, हमें कितनी रिस्पेक्ट की नजरों से देख रहा है। और ऐसा ही भारत के साथ हुआ। इस ओना में ये लिखा गया कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने देश की दुनिया भर में पहुंच बनाने की पुरजोर कोशिश की। उन्होंने इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बड़े रिफॉर्म किए। वो एक ऐसे बड़े लीडर हैं जिन्होंने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को इंटरनेशनल एजेंडा बना दिया। जिसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इंडिया ने एक इनिशिएटिव लॉन्च की जिसे हम लाइफ कहते हैं। अब आते हैं काम की बात पर कि पीएम मोदी की इस विजिट का फोकस क्या था। सबसे पहला तो ये कि दोनों देशों ने अपने बायलैटरल ट्रेड को 2030 तक दोगुना करने का संकल्प लिया। इसी के साथ दोनों देशों की ओर से ये डिसीजन लिया गया कि एक दूसरे की कंट्री में माइग्रेशन को किस तरह सुगम बनाया जाए। मतलब ये कि दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे की कंट्री में आसानी से आ जा सके। इसी के साथ डिफेंस, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में कोऑपरेशन को एक्सपेंड करने पर जोर दिया गया। यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है कि इसी विजिट के दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि इंडिया और ग्रीस के बीच एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म होगा जहाँ दोनों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डायलॉग कर सके। साथ ही दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और ग्रीस मिलकर किस तरह यूक्रेन टेंशन को कम कर सकते हैं, डायलॉग और डिप्लोमेसी के सपोर्ट से यूक्रेन क्राइसिस को कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। साथ ही जियोपॉलिटिकल, ग्लोबल एंड रीजनल इश्यूज में, जिसमें इंडो पैसिफिक भी शामिल है, इसमें दोनों देश मिलकर किस तरह कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, इस बात पर जोर दिया गया। साथ ही आतंकवाद से निपटने, साइबर सिक्योरिटी, एजुकेशन, डिजिटल पेमेंट, कल्चर टाइज, एजुकेशन एंड पीपल टू पीपल के बीच रिलेशन को ठीक बनाने पर भी बात की गई। कह सकते हैं कि इन सभी मुद्दों पर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। बट क्वेश्चन ये रेज होता है कि भारत के लिए इस विजिट के क्या मायने हैं, क्या सिग्निफिकेंस हैं, इस विजिट के क्या फायदे होने वाले हैं। अब इसे समझते हैं। सबसे पहले तो ये कि ग्रीस यूरोप में भारत के गेटवे की तरह काम करना चाहता है, या कह सकते हैं कि ग्रीस यूरोप में इंटर करने के लिए भारत के लिए एक गेट है या एक प्रवेश द्वार है। ग्रीस का ये मानना है कि हम ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिसके तहत इंडिया पोर्ट, एयरपोर्ट्स एंड दूसरे लॉजिस्टिक हब्स में इन्वेस्टमेंट कर सके। दोनों कंट्रीज के रिलेशन काफी पुराने हैं। आजादी के बाद 1950 में ग्रीस ने इंडिया में एम्बेसी ओपन की। देन बाद में इंडिया ने वहां की कैपिटल एथेंस में 1978 में अपनी एम्बेसी खोली। इस विजिट की जियोपॉलिटिक्स इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है क्योंकि ग्रीस लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का समर्थन करता है, चाहे वो कश्मीर इशू हो या CAA या NRC या आर्टिकल 370 को हटाना। इन सभी चीजों को ग्रीस ये कहता है कि ये सभी भारत के आंतरिक मामले हैं और इन सभी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सेकंड ये कि मेडिटेरियन रीजन में चीन का प्रभुत्व जिस तरह बढ़ रहा है उसे रोकने के लिए ग्रीस भारत का एक अच्छा दोस्त हो सकता है, क्योंकि चीन इस क्षेत्र में अपनी आर्थिक और सैन्य उपस्थिति मजबूत कर रहा है और अगर इस क्षेत्र में भारत की प्रेजेंस बढ़ती है तो नो डाउट इससे चीन पर थोड़ी लगाम लगेगी। नंबर 3, आप जानते होंगे कि पाकिस्तान
तुर्की और अजरबैजान, इन तीनों देशों की एक टिकड़ी है और जब भी भारत में कुछ होता है तो ये तीनों देश मिलकर भारत पर बयानबाजी करते रहते हैं। इससे भारत की इमेज को ठेस पहुंचती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रीस और तुर्की की आपसी दुश्मनी है। इसका मतलब है कि भारत ग्रीस की हेल्प से पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान की इस टिकड़ी को रास्ते से साफ कर सकता है। फ्रेंड्स, ग्रीस और उसके आसपास के रीजन में पेट्रोलियम और गैस के पर्याप्त भंडार हैं। इसका मतलब है कि अगर भारत और ग्रीस के संबंध अच्छे होते हैं या उन दोनों के रिलेशन अच्छे होते हैं तो इन फ्यूचर ये इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। यहाँ पे एक जरूरी चीज ये समझने की है कि ग्रीस और तुर्की का जो विवाद है किसको लेकर है। ग्रीस और तुर्की के बीच में बहुत सारे इश्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस वाले रीजन में एक एजियन आइलैंड है। तुर्की का ये मानना है कि इन सभी आइलैंड्स पर उसका अधिकार है, वहीं ग्रीस ये कहता है कि नहीं, ये सभी आइलैंड हमारे हैं। इसी के साथ इस एजियन सी में भी बहुत सारे विवाद है दोनों के बीच। फॉर एग्जाम्पल, इनकी मेरीटाइम बाउंड्रीज को लेकर इनके कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि दोनों के बीच अच्छी खासी लड़ाई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले कुछ सालों से भारत, ग्रीस और साइप्रस ये तीनों मिलकर तुर्की को टारगेट कर रहे हैं और इसका रिसेंट एग्जांपल आप ये देख सकते हैं। दोनों कंट्रीज के लीडर्स ने इंडो पैसिफिक एंड मेडिटेरियन सी में इंटरनेशनल लॉ, सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करने का आह्वान किया। इसका मतलब है कि उनका ये बयान इंडो पैसिफिक में चीन को फोकस करता है, वहीं मेडिटेरियन सी में तुर्की को फोकस करता है। अगर हम दोनों देशों के बीच ट्रेड पर बात करें तो इंडिया एल्यूमिनियम, ऑर्गेनिक केमिकल, फिश, आयरन एंड स्टील, प्लास्टिक, फ्रूट्स, ओनियन, गरम मसाले, कॉफी, चाय, मशीन्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, इन सभी चीजों का ग्रीस को एक्सपोर्ट करता है। वहीं ग्रीस इंडिया को एल्यूमिनियम फोइल, सल्फर, सीमेंट, न्यूक्लियर रिएक्टर, बायलर, कॉटन, मशीन्स, संगमरमर, बोट एंड शिप्स के बहुत सारे इक्विपमेंट्स, इन सभी का निर्यात करता है। भारत की बहुत सारी कंपनीज वहां पर ऑलरेडी काम कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, वहां पर क्रीट आइलैंड पर एक नया एयरपोर्ट बन रहा है जो भारत और ग्रीस के साझेदारी का एक उत्कृष्ट नमूना है। वहीं ग्रीस की 2011 की जनगणना के हिसाब से वहां पर लगभग 12,000 इंडियंस रहते हैं। कह सकते हैं कि लगभग इंडिया के वहां पर फिलहाल 15,000 लोग तो रहते हैं और इनमें सबसे ज्यादा सिख कम्युनिटी के लोग वहां पर रहते हैं। कह सकते हैं कि भारत और ग्रीस के संबंध काफी अच्छे हैं। 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तो वेस्टर्न वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्रीज ने भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन उस समय ग्रीस ने भारत का सपोर्ट किया था। ये सभी बातें ये दिखाती है कि भारत और ग्रीस के सामने जो इश्यूज हैं वो कॉमन कैटेगरी के हैं और अगर दोनों साथ आते हैं तो डेफिनेटली इस बदलती जियोपॉलिटिक्स में ग्रीस और इंडिया के रिलेशन ग्लोबल ऑर्डर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। थैंक यू।